देखो लोगों को फिजिक्स में जो पॉइंट्स पढ़ने हैं इसमें चुंबक के बारे में और चुंबकीय और परचुंबकीय के बारे में और चुंबकीय के बारे में इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि हम लोग पहले रिलेटिव स्टडी पढ़ेंगे। रिलेटिव का मतलब समझ पा रहे हो, तुलनात्मक करते हैं, एक दूसरे को तुलना करके। और रिलेटिव स्टडी में आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का पढ़ना है। किसका इलेक्ट्रिसिटी को वैद्युत बोलते मैग्नेटिज्म को चुंबक करना, मतलब दोनों में क्या स्टडी कंपेयर है। मतलब एक ही अगर हम स्टडी करते हैं तो दूसरा आपको थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है वैद्युत है उसकी शुरुआत किससे हुई थी? आवेश से, चार्ज से हुआ था। जबकि इसकी स्टडी कहां से होती है? चुंबक। आपके आवेश की अगर बात करें तो आवेश दो तरह के आपके निकले थे। इसमें एक धनावेश था और एक ऋणावेश था। अगर हम चुंबक की बात करें तो यहाँ चुंबक भी दो प्रकार के मिले थे, एक प्राकृतिक चुंबक था और एक कृत्रिम चुंबक था। प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं जिन्हें हम माइनिंग करके खुदाई करके निकालते हैं, जिसमें मैग्नेटाइट आता है। और कृत्रिम चुंबक वे चुंबक होते हैं जिसको आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है। आवेशों के थ्रू अगर हम देखें तो इसमें पढ़े थे हम लोग वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र से पहले वैद्युत बल को देख लेते हैं। जब किसी भी दो आवेशों को एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है, वो भी बिंदु आवेश होने चाहिए, छोटे आवेश होने चाहिए, और अगर उनके बीच की दूरी r है तो उनमें लगने वाले बल को किसने दिया था? कूलम। कैपिटल F इक्वल टू क्या होता था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। किसके थ्रू दिया गया ये फार्मूला? कूलम। इसी तरह यहाँ पे हमने लॉरेंज बल पढ़ा है, या लॉरेंज बल को हम दूसरे वर्ड में चुंबकीय बल भी कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये किसके लिए बताए थे? जब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में एक गतिमान आवेश होता है, जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक गतिमान आवेश होता है तब उसके जो बल लगता है उस बल को क्या बोलते हैं? QVB sin थीटा। यहाँ से हम कैलकुलेट कर देते हैं, जैसा कि हमने देखा। किसने इसको लिया था? इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? लॉरेंज बल रखा गया। यहाँ पे किसने दिया था? सबसे पहला तो रिलेटिवली आपको आना चाहिए कि वैद्युत और चुंबक में कुछ चीजें मिलते जुलते हैं। वैद्युत की शुरुआत चार्ज से होती है, आवेश से होती है, जबकि चुंबक का शुरुआत मैग्नेट से होता है। मैग्नेट दो तरह के आपको बताया गया है। प्राकृतिक चुंबक जो खुदाई करके निकाला जाता है, जो ब्लैक वाले चुंबक होता है, इसका फार्मूला Fe3O4 या नाम मैग्नेटाइट होता है। और कृत्रिम चुंबक में आपको आर्टिफिशियल तरीके से कई तरह बनाया जाता है, जैसे कि धारावाही प्रणालिका है, चुंबकीय सुई है, दंड चुंबक है, यू आकार का चुंबक है। वैद्युत में अगर हम बात करें तो आवेश दो तरह के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। वहां पे उत्पन्न होता है जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है, अर्थात पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। और ऋणावेश वहां पे उत्पन्न होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। दो आवेशों के, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। और इसमें कूलम से हमने फार्मूला दिया था 1/4 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पे लगने वाला बल लॉरेंज बल द्वारा दिया गया है, जिसको चुंबकीय बल कहते हैं। और ये कितना है? यह बराबर QVB sin है। आपको दूसरे फैक्ट में आया होगा कि इसमें हम लोग बात करें क्षेत्र का, तो यहाँ के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। और इनको दिखाने वाली रेखाओं को वैद्युत बल कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में आपने देखा होगा कि जो धनावेश होते हैं उनके तरफ जो हम वैद्युत बल रेखाओं को शो करते हैं वो ओरिजिनेटिंग नेचर का होता है, मतलब निकलते हुए लक्षण के होते हैं। और जो ऋणावेश होता है उसमें वैद्युत बल रेखाएं आती हुई प्रतीत होती है। अलग है कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, होती नहीं है, सिर्फ इसका एजम्पशन किया जाता है, सोचा जाता है। और इन रेखाओं का नाम क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। जबकि मैग्नेट में जाओगे तो चुंबक में भी आपके दो ध्रुव होते हैं, एक को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, एक को नॉर्थ से आपका निकलता है, मतलब ओरिजिनेट होता है। कौन सी लाइन है? चुंबकीय बल रेखाएं। और साउथ में आती है, मतलब इसमें एंट्री होती है, इसमें टर्मिनेटिंग होती है। तो अगर आवेश बात करें हम लोग इनके क्षेत्रों का, तो वैद्युत आवेश के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, लेकिन जो चुंबक के कारण उत्पन्न क्षेत्र होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में धनावेश से
बल रेखाएं निकलती हैं जिसको वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, और ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं आती हैं। यहाँ उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और यहाँ से दक्षिणी ध्रुव में चुंबकीय बल रेखाएं आती हैं। दोनों के लक्षण भी एक जैसे हैं, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं भी काल्पनिक होती हैं। इसमें धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश में आती है, इसमें नॉर्थ से निकलती है, साउथ में आती है। ये एक दूसरे को नहीं काटती, ये भी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती हैं। ये अगर सघन हो तो प्रबल छेद और विरल हो तो दुर्बल छेद को बताती है। तो ये भी अगर सघन हो तो प्रबल छेद और विरल हो तो दुर्बल छेद को बताती है। अगर ये लाइनें समांतर हैं तो एक समान वैद्युत छेद को बताती हैं, अगर ये लाइनें समांतर हैं तो एक समान चुंबकीय छेद को बताती हैं। इसके बाद इनकी इंटेंसिटी भी निकालना हम सीखे, लेकिन यहाँ चुंबक में एक और कंडीशन आया कि हम धारावाही तार के कारण भी चुंबकीय छेद बना सकते हैं। तो इसमें आप एक और लिख लोगे, कौन सा? धारावाही चालक तार। धारावाही का मतलब जिसमें धारा बह रहा हो, और धारा बहेगा तो चालक तार ही होगा, अचालक में धारा नहीं। अब इसमें अगर कोई करंट है, मान लीजिए यहाँ करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इसके भी चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे दाहिने हाथ के नियम से निकलता है। इसमें हम अपने दाहिने हाथ से अंगूठे को अगर धारा की दिशा में रखें तो बाकी बची मूल्य आपके छेद को बताएंगे। मतलब नीचे डाउनवर्ड ऐसे चारों तरफ घेरेगा इसके तरफ, और नीचे कैसा होगा? डाउनवर्ड, और ऊपर कैसा होगा? अपवर्ड। मतलब करंट अगर ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने पर हम अपने दाहिने हाथ की अंगूठा अगर इस पे रखते हैं तो हमारी ये उंगलियां बता रही है कि यहाँ से नीचे जाएगा और उधर से घूम के ऊपर आएगा। मतलब ऊपर से ऊपर होगा और नीचे से नीचे जाएगा, इस तरह का छेद बनते चले जाएंगे। आपको फिगर्स भी बताए गए होंगे। अगला फिर हम रिलेटिव स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। वैद्युत क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक टर्म आता है अपसाइलन नॉट, आता है अपसाइलन नॉट, और अपसाइलन नॉट को अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10⁻12। नाम क्या है? ऐसे सेम टाइप इसमें क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता। इसको हम किससे दिखा रहे हैं? म्यू नॉट से। वैल्यू कितनी होती है? 4 into 10⁻⁷। तो दोनों तो कांस्टेंटों की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। दोनों में रिलेशन भी आपको पता होगा, बताया गया होगा कि C = 1/√में म्यू नॉट इंटू अपसाइलन। ये दोनों के बीच संबंध है जहाँ C प्रकाश की चाल को बताता है। C प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट। किसी पॉइंट में आया होगा। इसके बाद जो फैक्ट आता है वो आता है इनके ध्रुव को लेकर। तो इसमें क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव। इसमें क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव बनाया कैसे जाता है? जब एक दो समान परिमाण और विपरीत चिन्ह वाले आवेशों को अल्पतम दूरी पे रखा जाता है, तब उससे जो निकाय बन के तैयार होता है उसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसका आघूर्ण, जिसका नाम है, निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या निकालते हैं? किससे निकालते हैं? तो होता है 4 गुणे लंबाई Q इंटू 2L। एकदम सेम यहाँ क्या होगा? चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव में कोई चुंबक भी कार्य करता है, क्योंकि प्रत्येक चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं, सब के पास डाइपोल्स होते हैं। या अगर कोई हमारे पास लूप है, करंट कैरिंग लूप, तब ये भी क्या काम करता है? चुंबकीय द्विध्रुव का काम करता है। जिसके आगे आपका क्लॉकवाइज है तो आगे साउथ होगा और पीछे नॉर्थ होगा। इसमें अगर हम बात करें तो क्या निकालेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। किससे दिखाते हैं? यम बराबर क्या आया था? NIA। विकल्प पड़े होंगे। तो जैसे यहाँ वैद्युत द्विध्रुव होता है वैसे यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव होता है। वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ता है जब दो विपरीत चिन्ह और समान परिमाण के आवेशों को निकटतम दूरी पर रखते हैं, तो जो निकाय बनता है उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव ऑलरेडी होता है, प्रत्येक चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव होता है, क्योंकि उसके पास दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। इनके आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसके आघूर्ण को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम P से दिखाते हैं, Q × 2L। यहाँ का चार्ज और यहाँ की लंबाई होती है, जबकि इसमें बहने वाली धारा और इससे बाउंडेड एरिया होता है। अगर उसमें फेरों की संख्या n है तो इनसे गुणा कर देते हैं।
अब इस पे अगर हम बल आघूर्ण की बात करें तो यहाँ बल आघूर्ण भी बनता है। वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, कब बल आघूर्ण लगेगा? जब इसको क्षेत्र में रखोगे, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो क्या लगेगा? बल आघूर्ण। ऐसे किसी भी चुंबक को रखोगे चुंबकीय क्षेत्र में तब भी क्या लगेगा? चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। इसके बल आघूर्ण को भी P से लिखा जाता है, सॉरी टाउ, बल आघूर्ण को टाउ लिखा है और वो होता है P sin थीटा। तो यहाँ पे टाउ बराबर P का काम यहाँ M करता है और P का काम यहाँ P करता है, P sin थीटा। जब किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो जो बल आघूर्ण लगेगा वो P sin थीटा। जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तब जो बल आघूर्ण लगेगा MB sin थीटा। क्योंकि यहाँ का क्षेत्र था, इस क्षेत्र को दिखाने के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? E। और यहाँ जो क्षेत्र आता है उसमें क्या दिखाते हैं? मतलब जो यहाँ E करता है वो यहाँ B करता है। ये वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। जो यहाँ P है वो यहाँ M है। यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो P की जगह M और E की जगह एकदम सेम टाइप से आपका सेटअप होता है। आपने फिर देखा होगा कि अगर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा जाए तो इसके अक्षीय और निरक्षीय रेखा पे क्षेत्र निकलता है। अक्षीय रेखा पे क्षेत्र E बराबर क्या आता था? ड्राइव करके ना हो ना जी सर। और अगर निरक्षीय पे निकाला जाता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R। बहुत ही स्टार्टिंग फेज में आया था। तो सेम तरह से अगर एक आप मैग्नेट रखते हो तो इसमें भी क्या निकलेगा? अक्षीय रेखा व निरक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा व निरक्षीय रेखा पे क्या निकाला जाएगा? इसमें क्या निकाले थे? वैद्युत क्षेत्र। उसमें क्या निकलेगा? B बराबर जैसे यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन चलता है वैसे यहाँ B 1/4 पाई चलता है। यहाँ 2P बाई R क्यूब है तो 2M बाई R क्यूब बनेगा। तो निरक्षीय में मैग्नेटिक फील्ड कैसे? आपको वैल्यू भी पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप लिखते हो 9। कितना? 9। जबकि यहाँ पे 9/4 पाई की वैल्यू डायरेक्ट लेते हो 10⁻⁻। इसको रिलेटिवली नोट कर लो ऐसे, क्योंकि रीडिंग में नहीं है, नोट पॉइंट में अगर आपको तैयार है तो आप मिला के पढ़ सकते हो, स्टडी को मेंटेन कर सकते हो। हम आपको बता रहे हैं कि हम लोगों को पास जो चैप्टर्स के क्लासिफिकेशन है, इंटीग्रल कोर्सेज में कितनी चीजें पढ़नी होती है? 4। एक 6 चैप्टरों का वैद्युत का हिस्सा है, 6 चैप्टर चुंबक का है, 10 से 12 चैप्टर प्रकाश का है और 10 चैप्टर तक आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स है। कुल मिला जो है 32 चैप्टरों का कलेक्शन होता है 12th में, जो कि 4 चीजें स्पेशली पढ़ना है: वैद्युत, चुंबक, प्रकाश और आधुनिक भौतिकी। जिसमें आप दूसरे पॉइंट पे चल रहे हो, हम लोग को वैद्युत और चुंबक में कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, क्योंकि दोनों के बहुत खास रिलेशन होते हैं, बहुत ही अच्छा संबंध होता है दोनों में, वैद्युत और चुंबक के बीच। इसलिए हम लोग दोनों को एक साथ अगर पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर होता है। हमने आपको बताया वैद्युत की शुरुआत किस टर्म से होती है? आवेश। मतलब आवेश से स्टार्ट करते हैं हम लोग वैद्युत को पढ़ना। वहीं पे चुंबक को पढ़ने के लिए स्टार्ट कहां से करते हैं? आवेश दो प्रकृति के होते हैं, 2 कैरेक्टर होते हैं, धनावेश होता है और जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसमें क्या बनता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर धनावेश आता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर ऋणावेश आता है। चुंबक को हमने 2 तरह बताया था। जो चुंबक हमें प्रकृति में पृथ्वी के नीचे से खुदाई करके मिलती है उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जो कि मैग्नेटाइट है, Fe3O4 काला वाला चुंबक। और वो चुंबक जो आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं, जबकि चुंबकों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। वैद्युत बल को सबसे पहले साइंटिस्ट ने नाम दिया है और जबकि चुंबकीय बल को सबसे पहले दिया है। वैद्युत बल में आपको पता है कि यदि 2 स्थिर बिंदु आवेशों को या 2 स्थिर बिंदु आवेशों को
एक निश्चित दूरी पे रखी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4π होता है। लेकिन लॉरेंस से कहते हैं यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पे लगने वाला बल F बराबर q b sin थीटा होता है। इन फार्मूलों से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब न्यूमेरिकल का सेक्शन आएगा तो आपको इस फार्मूले की जरूरत होगी। आवेश अपने चारों तरफ क्या बनाते हैं? वैद्युत क्षेत्र। जबकि चुंबक अपने चारों तरफ क्या बनाते हैं? वैद्युत क्षेत्र में धारा आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋण में आती हैं, जबकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में चुंबकीय बल रेखाएं आती हैं। वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए E का यूज किया जाता है संकेत, तो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए वेक्टर B का उपयोग करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एक टर्म आता है निर्वात की विद्युतशीलता। वैद्युत के कैटेगरी में निर्वात की विद्युतशीलता होती है, तो चुंबक में निर्वात की चुंबकशीलता होती है। इसको हम साइलेंट नॉट से शो करते हैं, जिसका मान 8.85 होता है। जबकि निर्वात की चुंबकशीलता को म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 4π × 10⁻⁷ होता है। वैद्युत में एक वैद्युत द्विध्रुव होता है जिसे बताया जाता है कि जब दो समान और विपरीत चिन्ह वाले आवेशों को कम से कम दूरी पे रखा जाता है तो जो निकाय बन के तैयार होता है उसका नाम वैद्युत द्विध्रुव होता है। लेकिन इसमें आपको बनाना नहीं पड़ता, हम बताते हैं प्रत्येक चुंबक के पास दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसलिए प्रत्येक चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। आपको कल ये भी बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो ये रुइंड हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव को तोड़ दिया जाए तो फिर नए नए दो चुंबकीय द्विध्रुव बन जाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर बलाघूर्ण लगता है, जिसका मान वैद्युत द्विध्रुव के लिए एक भौतिक राशि निकाली जाती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको P बराबर Q × 2L यहाँ का चार्ज और इसकी लंबाई का गुणनफल होता है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के आवेश और उसकी लंबाई का गुणनफल होता है। जबकि चुंबकीय द्विध्रुव में क्या निकाला जाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर NIA, क्योंकि कोई भी अगर लूप है, कोई भी चालक लूप है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो किसकी तरह कार्य करता है? चुंबक की तरह कार्य करता है। अगर वो चुंबक की तरह कार्य कर रहा है तो हर चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव होता है और उसका आघूर्ण M बराबर क्या होता है? NIA। M फेरों की संख्या है, I उसमें बहने वाली धारा है और A उसका क्षेत्रफल है। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब उसमें बल आघूर्ण लगता है और टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। ऐसे जब किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वहाँ चुंबक के उस पे बल आघूर्ण कार्य करता है, जो टाउ बराबर होता है ME sin थीटा। अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पे हम वैद्युत क्षेत्र निकालें तो 1/4π0 2T/r3। ऐसे अगर किसी चुंबक के अक्षीय रेखा पे चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो μ0/4π Wm/r3। अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पे क्षेत्र निकालें तो 1/4π P/r3। तो ऐसे अगर निरक्षीय रेखा पे चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करते हैं तो μ0/4π Wm/r3। यहाँ पे कांस्टेंट 1/4π का मान 9 × 10⁹ और यहाँ पे कांस्टेंट μ0/4π का मान 10⁻⁷। इसी के साथ इनको भी रिलेटिवली पढ़ सकते हो। क्या चीज? स्थितिज ऊर्जा को लेकर या कार्य को लेकर। तो हम इसको बताएं। अब आता है कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो ये किस स्थिति में है? जब उसे वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। जब भी कोई वैद्युत क्षेत्र हो, वैद्युत क्षेत्र को किससे दिखाते हैं? कैपिटल E से। अगर इसमें कोई आप इलेक्ट्रिक डाइपोल रख रहे हो -2 से +2 थीटा एंगल पे, तो इसके पास एक ऊर्जा संचित हो जाएगा। इसके अंदर एक ऊर्जा होती है जिसका नाम क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। इसको हम U से दिखाते हैं तो U बराबर क्या बनता है? PE 1 - cos थीटा। याद है ये टर्म आया था कहीं पे? ऐसी तरह हम इसमें क्या पढ़ते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अगर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तब उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किस क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र। किससे दिखाएंगे? अगर इसमें एक आप मैग्नेट रख दिए, मैग्नेट चुंबकीय द्विध्रुव होता है कि नहीं नॉर्थ साउथ, और अगर ये थीटा कोण पे रखा है तो इसमें जो ऊर्जा संचित होगा उसको बोलेंगे इसकी स्थितिज ऊर्जा। और U बराबर ये क्या बनेगा? P के जगह क्या काम करेगा? P के जगह 1 -
कोई दिक्कत? मतलब दोनों में से एक अगर याद है दूसरा आप जान जाओगे। किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर जो ऊर्जा संचित होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो ऊर्जा संचित होती है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है Pe 1 - cos थीटा, जबकि इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है Mp 1 - cos थीटा। घुमाने में कार्य वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, मान लीजिए इसको कोई यहाँ रोटेट कराता है तो उसको कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर किसी चुंबक को कोई रोटेट करेगा अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव में को घुमाने में किया गया कार्य, W बराबर यहाँ क्या होता था याद है? Pe cos थीटा 1 - cos थीटा 2 किस एंगल से किस एंगल तक घुमाए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा Mb cos थीटा 1 - cos थीटा 2। मतलब पहले कितने एंगल पे थे और बाद में कितने एंगल पे घुमा के कर दिए, दोनों को रख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना कार्य किया। तो ये दोनों चीजें जस्ट नीचे कर देना। ये पहला हेडिंग इसी यही को पढ़ाने वाला था जो आपने बोला था चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यही चीज। लेकिन स्थितिज ऊर्जा के साथ साथ आप कई टर्म को सीखो। आपका पहला हेडिंग समझ में आया क्या था? चुंबकीय द्विध्रुव की यही है। था तो इतना ही, लेकिन हमने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया रिलेटिवली कि अगर पूरे वैद्युत और चुंबक को देखना चाहो तो एक नजरिए से आप देखोगे तो इसमें कई चीजें आपको क्या दिखेंगी, मिलता जुलता सिमिलरिटी दिखती है। और दोनों की स्टडी अगर एक साथ किया जाए तो हमें आसानी होता है पढ़ने में। ये फार्मूला लगा के हम किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा जान सकते हैं। अगला हेडिंग जानेंगे अनुचुंबकीय व अपचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय व अपचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय व अपचुंबकीय पदार्थ। लिखेंगे वे पदार्थ, पहला नंबर वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में अल्प मात्रा में आकर्षित होते हैं, अल्प मात्रा में आकर्षित होते हैं, अल्प मात्रा में आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सोडियम, जैसे सोडियम, कामा स्कैनेडियम, कापर, Cu, कामा O2 ऑक्सीजन गैस O2, कामा NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड आदि। दूसरा नंबर लिखेंगे वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में अल्प रूप से प्रतिकर्षित होते हैं या अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होते हैं। अल्प मात्रा में मतलब कम मात्रा में प्रतिकर्षित होते हैं अर्धचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं।
कैल्शियम, जिंक, कॉपर प्लस कॉपर पेट प्लस हमारी N2 नाइट्रोजन गैस, कामा CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और CO में कैपिटल C कैपिटल O रहता है, स्मॉल O नहीं, दोनों कोबाल्ट माना जाता है। ध्यान से देखो, ये टर्म जो होता है ये दोनों जगह डिफाइन किया जाता है। फिजिक्स में भी हम इसको डिफाइन करते हो, केमिस्ट्री में भी डिफाइन करते हैं। किस टर्म को? अनुचुंबकीय पदार्थों। अनुचुंबकीय पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, और पर्चुंबकीय को बोलते हैं डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। अनुचुंबकीय को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस और पर्चुंबकीय को बोलते हैं डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह पढ़ा जाता है। फिजिक्स में ये कह के बताया जाता है कि जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में अल्प मात्रा में आकर्षित होंगे उन्हें हम अनुचुंबकीय कहेंगे, और जो अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होंगे उसे चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। लेकिन केमिस्ट्री वाले इसी को दूसरे टर्म में डिफाइन करते हैं, बताते हैं जिन पदार्थों में आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय होते हैं, और जिन पदार्थों में आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनमें परिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो आप दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हो। अब तो डिपेंड करता है कि किस चैप्टर मतलब सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो। केमिस्ट्री में ये किससे डिपेंड है? ये आयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों पे डिफाइंड है। जिन पदार्थों या परमाणुओं में आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, लेकिन जिसमें आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसे परिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हमारी फिजिक्स उस पे नहीं डिफाइन करती है, ये उसके दूसरे कैरेक्टर पे डिफाइन करती है कि वे पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, मतलब खिंचते हैं, वो कहलाते हैं अनुचुंबकीय, और जो थोड़ा सा रिपेल होते हैं, धक्का फील करते हैं, वो होते हैं। बात यह होती है कि बहुत थोड़ा होते हैं तो दिखाई तो देता नहीं है। अब दिखाई नहीं देता है तो ऐसे चीजों को जानना मुश्किल हो जाता है कि वो थोड़ा सा आकर्षित हो रहा है कि थोड़ा सा प्रतिकर्षित हो रहा है। मतलब कोई भी पदार्थ अगर रखा है तो चुंबकीय क्षेत्र में खींच रहा है कि धक्का सह रहा है, ये दोनों चीजें फील करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इसको कई लेवल पे चेक करते हैं। तो हम देखते हैं ठोसों में, पहले देख लो फिर लिखना। अगर आपके पास कोई पदार्थ है उसका आप एक रॉड बनाओ, छड़ बनाओ, और उस छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक आपको लटकाना है। किसके बीच? चुंबकीय क्षेत्र के बीच। ये नाट हो रही है, ये नाट पोल है किसी का, और ये तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं? नॉर्थ से निकलेगा और ये क्या बन गया? मतलब दो चुंबकों के बीच चुंबकीय क्षेत्र बन गया है जो नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा है। अगर हम किसी पदार्थ के छड़ को, अगर ठोस है तो छड़ बन जाएगा, और उस छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक इसके बीच में लटकाते हैं, और अगर वो छड़ क्षेत्र के समांतर लटका है, क्षेत्र के कैसे लटकाया गया है? स्वतंत्रता पूर्वक कहीं से धागे में बांध के लटका दो, और अगर छड़ इस तरह है तो किस नेचर का होगा? ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि फिजिक्स कहती है कि अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। अब थोड़ा का मतलब वो खींचेंगे तो, लेकिन दिखेंगे नहीं। मतलब वो आकर्षण का बल लगेगा उस पे, थोड़ा सा क्षेत्र की तरफ आएंगे, लेकिन वो इतना कम आते हैं कि वो दिखता। और चुंबकीय पदार्थ थोड़ा सा रिपेल होते हैं, थोड़ा सा बहुत अल्प मात्रा में धक्का सहते हैं, तो वो भी आपको दिखेगा। तो आप किसी पदार्थ को देख के कैसे जान पाओगे और चुंबकीय की परचुंबकीय? उसके लिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। उसका अगर वो ठोस है तो ठोस का छड़ बनाते हैं, उस पदार्थ का छड़ बनाएंगे, उस छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर अगर छड़ उसके समदिश हो जाता है, उसके दिशा में हो जाता है, तो हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर चुंबकीय कराया गया था वो लंबवत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जब आप उसे धागे में बांध कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे तो। अब इससे पता चल जाएगा क्या है। तो हमें जिस भी पदार्थ को चेक करना होता है, अगर वो पदार्थ ठोस है तो उसका हम छड़ बनाते हैं, उस छड़ को किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं। अगर वो छड़ क्षेत्र के दिशा में हो जाए, क्षेत्र के समांतर हो जाए तो वो अनुचुंबकीय होता है। अगर वो क्षेत्र के लंबवत हो जाए तो हो सकता है वो पदार्थ द्रव हो, तो द्रव का छड़ नहीं बनता है। तो द्रव को हमको यू आकार की नली में भरना होता है।
यू आकार की पाइप, उस दरों को हम क्या करेंगे, यू आकार की नली में भर लेंगे। आपको पता होगा नली में जब भी भरोगे तो इसमें समान ऊंचाई तक भरा जाता है। जितना ऊंचाई इधर भरेगा लिक्विड, उतना लिक्विड यहां भी आ जाता है सेम, क्योंकि जितना भरोगे तो इधर अपना मैनेज कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। वाटर लेवल अपना बराबर बनाया रहता है, लिक्विड लेवल अपना बराबर होता है। तो आप पाइप में डाल दोगे अपने दरों को, एकदम बराबर लेवल में बना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक सिरे पे मैग्नेट लाके लगाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अगर नॉर्थ साउथ लगाने पर उसका लेवल बढ़ने लगा, क्या होने लगा, और इधर वाला तब क्या होने लगेगा, तो उधर जाएगा लिक्विड, तो इधर घट जाएगा, मतलब इधर घट गया और उधर बढ़ गया, तब ये हो जाता है अनुचुंबकीय। लेकिन अगर आपने इसमें नॉर्थ और साउथ को लगाया, किसी एक पे लगाओगे और अगर उसमें लेवल घटने लगा लिक्विड का, जैसे हम चुंबक लाए जैसे इसका लेवल क्या हो गया, घट गया, इसमें क्या हो गया, इधर से धक्का देगा तो उधर बढ़ने लगेगा लेवल, तो ये कैसा नेचर का हो जाता है, मतलब ठोसों में पहचानने के लिए अलग है और लिक्विड में पहचानने के लिए अलग। तीसरे नंबर पे क्या आता है, गैस। अगर हम गैस स्टेट में देखना चाहें तो गैस में भी हम पहचान जाते हैं। हमारे पास एक नॉर्थ पोल होता है और एक यहाँ पे भी बना दे रहे हैं, इनके बीच क्या बन जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ और साउथ के बीच क्या बनेंगे, अगर इसके बीच में आप गैस को प्रवाहित करते हो, गैस को छोड़ते हो पाइप द्वारा लाके, हम इसमें क्या छोड़ रहे हैं, और वो गैस अगर ज्यादातर इधर भाग रहा है क्षेत्र की दिशा में, ऊपर कम भाग रहा है और क्षेत्र की दिशा में ज्यादा भाग रहा है, मतलब फैलते समय क्षेत्र की दिशा में ज्यादा फैल रहा है जबकि ऊपर कम फैल रहा है, तो कैसे नेचर का हो जाएगा, इधर का रेट ज्यादा है फैलने का और इधर का रेट कम है, तो ये अनुचुंबकीय कैटेगरी का होगा, मतलब कैरेक्टर का होगा। लेकिन अगर इसमें हम गैस को पाइप से छोड़े, ज्यादातर कहाँ भाग रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है, बगल में बहुत कम भाग रहा है, ज्यादा कहाँ जा रहा है, मतलब वर्टिकली इसका ज्यादा मोशन है, ऊपर की तरफ ज्यादा भाग रहा है, बगल कम फैल रहा है। गैस तो चारों तरफ फैलेगा लेकिन बगल में कम फैले, दाएं बाएं कम फैले, ऊपर ज्यादा फैले, तो कैसा नेचर हो जाएगा, और इस तरह हम किसी भी पदार्थ के कैरेक्टर को जान सकते हैं। डिफिनीशन एक अलग चीज होता है, हमने आपको बताया केमिस्ट्री अलग तरह से डिफाइन करती है। वो कहती है कि जिन पदार्थों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आयनिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अनुचुंबकीय कहते हैं, जबकि जिसमें नहीं होते हैं उसे परिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फिजिक्स अलग तरह से डिफाइन करती है। फिजिक्स कहती है जो पदार्थ क्षेत्र में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में अल्प रूप से, थोड़ी रूप से आकर्षित होते हैं वे अनुचुंबकीय है, और जो थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं वो परिचुंबकीय है। ये थोड़ा सा आकर्षित होते हैं और ये थोड़ा सा, लेकिन ये इतने कम मात्रा में होते हैं कि आपको आभास कि हिचा है कि धक्का हुआ है दिखता नहीं है, इसलिए हम पदार्थों को देख के नहीं बता सकते कि ये अनुचुंबकीय है कि, तो हम उस पदार्थ का प्रैक्टिकल करते हैं। अगर वो पदार्थ ठोस है तो उसका छड़ बनाते हैं और छड़ को दो मैग्नेट के बीच लटकाते हैं। अगर वो छड़ समांतर दिशा में है तो अनुचुंबकीय है, अगर वो लंबवत है तो परिचुंबकीय है। अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो उसे यू आकार की नली में भरते हैं और उसके एक सिरे पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ खींच रहा है तो मतलब अनुचुंबकीय है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र से दब रहा है, भाग रहा है, दूर भाग रहा है तो परिचुंबकीय है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस को हम लोग विसरित करते हैं, वहां छोड़ते हैं गैस को दो मैग्नेट के बीच। अगर गैस बाएं बाएं ज्यादा फैल रहा है, दाएं बाएं और ऊपर कम फैल रहा है, मतलब क्षेत्र की दिशा में ज्यादा फैल रहा है और लंबवत कम फैल रहा है तो अनुचुंबकीय है, और अगर क्षेत्र में कम फैल रहा है, लंबवत ज्यादा फैल रहा है तो वो परिचुंबकीय गैस होता है।